नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम ख़बरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और आपको वो सूचनाएं पहुंचाते हैं कुछ जानकार लोगों से बात करके, जो आमतौर पर आपको ख़बरें, सूचनाएं नहीं मिलती। अभी हाल ही में कई स्टेट्स में ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि अदालतों और हुकूमतों के बीच कहीं कहीं टकराव नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट कई बार सरकार से कह चुकी है कि वो अपना रुख साफ करें, एफिडेविट दें, लेकिन वो एफिडेविट नहीं दिया जा रहा। ऐसा लगता है कि कुछ छुपाने की कोशिश है। इसके अलावा भी मुल्क भर में इस किस्म के कई वाक़यात हैं। इस सब को समझने के लिए मेरे साथ मेहमान हैं वदूद साजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, जो अक्सर कानून की ख़बरों पर बहुत गहराई से नज़र रखते हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। कुछ गैप के बाद आपसे बात हो रही है, बीच में मसरूफियत की वजह से आप वक्त नहीं निकाल सके। आप बताइए कि ये अदालतों और हुकूमतों के बीच में क्या कुछ टकराव है, क्या कुछ तज़ब्ज़ुब है, क्यों कुछ कानून अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा? देखिए कानून साहब, एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है, जो बार बार बल्कि याद दिलाना ज़रूरी है अपने व्यूवर्स को और अपने पूरे मुल्क के लोगों को, कि 29 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की शिकायत करते हुए एक बात कही थी कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल गवर्नमेंट चला रही हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक तरह की शिकायत भी थी और एक तरह से अदालतों को एक वार्निंग भी थी, ढकी छुपी हाई कोर्ट्स को, और उनकी मेरी नज़र में ये तौहीन भी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया और उसको ऐसे ही जाने दिया। तो अब जो कुछ हो रहा है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, मैं समझता हूँ कि वो सब एक मनसूबाबंद प्लानिंग के तहत हो रहा है। और जो मुल्क में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, जो मज़दूरों के मामले में, लेबर्स के मामले में लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने अच्छे फ़ैसले दिए और हुकूमतों को हिदायत दी, तो ऐसा लगता है कि अब अदालतों के जो आदेश हैं और निर्देश हैं उनकी अवमानना की जा रही है जानबूझकर। ऐसा लग रहा है। मैं 2-3 मिसालें आपको दूंगा। मिसाल के तौर पे यूपी में लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद कानून जो बनाया गया है, ये सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है। अगर आप इसको सादा तौर पे देखें तो आर्टिकल 14, 15, 21, यहाँ तक के 19 और 25 कई जो आर्टिकल्स हैं उनके ख़िलाफ़ है ये, और हुकूक़ इंसानी के ख़िलाफ़ है ये, और इंसानी आज़ादी के ख़िलाफ़ है ये। इंसान कौन सा मज़हब इख्तियार करे उसके ख़िलाफ़ है, जिसमें आज़ादी दी गई है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी है, आप कोई सा मज़हब इख्तियार करें, किसी भी मज़हब की लड़की या लड़के से शादी करें, बालिग होना शर्त है दोनों का। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इस लव जिहाद कानून के बल्कि कानून भी नहीं, ऑर्डिनेंस पास किया गया और गवर्नर ने एकदम इस पर साइन कर दिए। असम्बली में पास होने का भी इंतज़ार नहीं किया गया और उधर गवर्नर ने साइन किए, इधर पुलिस ने इस कानून के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जी। और ऐसा लगता है, हाँ बिल्कुल वही, ऐसा लगता है जैसे लोग तैयार बैठे थे। यानी माएँ और बाप तैयार बैठे थे और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें कह के बिठा रखा था कि एक ऑर्डिनेंस आ रहा है और आते ही आप FIR करना, चाहे शादी हुए 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गए हो, 3 साल हो गए हो। यहाँ तक कि एक केस में तो 5 साल से ज़्यादा शादी हो गई, लड़की गैर मुस्लिम, लड़का मुसलमान, और लड़की की माँ ने FIR कराई और लड़का गिरफ्तार। तो ऐसे ही एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दी जोड़े को और ये कहा कि ये दोनों अपनी मर्ज़ी से इन्होंने शादी की है और इसको आप नहीं रोक सकते। एक तो ऐसे 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, जोड़े, यूपी में। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ज़रा सख्त हुई और किसी ने एक रिट डाली कि साहब ये जो लॉ बनाया गया है, ऑर्डिनेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन और कानून दोनों के ख़िलाफ़ है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से, जो तरीक़ा होता है, सरकार से जवाब मांगा
कि आप हलफनामा दाखिल कीजिए। 2 या 3 तारीखें लग चुकी हैं, अभी तक यूपी सरकार हलफनामा ही दाखिल नहीं कर सकी। अब से पहले भी यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स को नहीं माना था, जिस तरह से वो जी मैं बताऊंगा, नेम एंड शेम वाला जी 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 जी, जी। तो हाई कोर्ट ने अब जो अभी कल परसों मामला पेश हुआ था, तो हाई कोर्ट ने उस पर आखिरी मोहलत दी है और 29 फरवरी तक जवाब मांगा है। मुझे तो इस पर भी हैरत है कि सरकारों के पास जहां इतना बड़ा तंत्र होता है, ड्राफ्ट्समैन होते हैं, अफसर होते हैं, और लीगल सेक्शन होता है, डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री होती है, वहाँ 29 फरवरी तक मोहलत दे दी। बहरहाल इससे पता चलता है कि हुकूमतें अब सेंसिटिव नहीं हैं, सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है, और अदालतों के जो निर्देश और आदेश हैं उनकी अवमानना की जा रही है जानबूझकर। एक तो ये मैंने आपको मिसाल दी, एक मिसाल आपको और देता हूँ। यूपी में जहाँ पूरे मुल्क में सीए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए थे, तो यूपी में भी हुए थे, मगर यूपी में सबसे ज़्यादा दमन हुआ प्रदर्शनकारियों पर। और एक दमन की मिसाल ये है कि अच्छे अच्छे शरीफ और इज़्ज़तदार लोगों पर यूएपीए के खिलाफ तहत केसेस दायर किए गए और उनको नोटिस दिए गए कि आपकी वजह से ये नुकसान हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाना पड़ा तो उनके इतने पैसे बने, आपने तोड़फोड़ मचाई तो उसके इतने पैसे। तो कई लोगों को तो कई करोड़ के नोटिस दिए गए। यानी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का इख्तियार आपका ख़त्म कर दिया गया। और यही नहीं, आप अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ऐसे कई लोग हैं, यहाँ तक कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और गैर मुस्लिम हैं, वो मुसलमान भी नहीं है, उनको एक नोटिस दिया गया, वो 1 करोड़ कुछ लाख का था। नहीं, उन्हें तो उनसे भी तकलीफ है ना कि जो गैर मुस्लिम है और वो कहीं ना कहीं इंसाफ की बात करते हैं या मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, वो भी उन्हें नहीं चाहिए ना। और लखनऊ में चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए, उनकी तस्वीरें दी गई, उनके एड्रेस दिए गए, उनके फ़ोन नंबर दिए गए, लोग उन्हें फ़ोन कर करके गालियाँ दे रहे हैं, उनको शेम। तो हाई कोर्ट ने इस पर सख्त वार्निंग दी थी और कहा था कि इसको हटाइए। कहीं हटाया, कहीं नहीं हटाया, मगर वो सिलसिला अभी भी जारी है, नोटिस जारी करने का। फिर हाई कोर्ट ने अभी 1 हफ्ता पहले एक और किसी दूसरे केस में हाई कोर्ट ने एक वार्निंग दी है और थानों को ये कहा है कि जो आप मुलजिमों की तस्वीरें लगाते हैं थानों में और उनके एड्रेस लगाते हैं, उन्हें शर्म दिलाने के लिए, और अभी जो अंडर ट्रायल हैं ये कानून के ख़िलाफ़ है, फ़ौरन हटाइए। लेकिन वो सिलसिला चल रहा है। वो कैसे चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यूपी में ऐसे किसानों को कि जो अभी निकले भी नहीं अपने घरों से, अपने घर में हैं और जिनका कोई इरादा है या नहीं है, आपको क्या मालूम मेरे दिल में क्या है, ये सरकार को क्या पता? ये तो भगवान जानता है, अल्लाह जानता है, फरिश्ते जानते हैं। जैसे सिद्दीक कप्पन को हाथरस जाते हुए रास्ते में ही गिरफ्तार कर अभी लिया उसने लिखा नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन उसको मिला नहीं जाके उसको पकड़ लिया। तो ऐसे ही यूपी के मुख्तलिफ जनपदों में किसानों को नोटिस दिए गए, 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के बॉन्ड भरवाए गए कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट में गए और आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ तो आपसे ये पैसे लिए जाएंगे, आप एक बॉन्ड भर के दे दीजिए। यानी डरा करके उन्हें घर बिठा दिया, वो निकले नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग बेचारे सामने आए कि साहब हमारे पास ये बिल्कुल अजीब, ऐसा नहीं लगता कि कानून के साथ इतनी खिलवाड़ के डेमोक्रेसी में अपनी हुकूमत के किसी फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का इख्तियार बाकायदा दिया गया है जी। आखिर इसमें इतनी सख्ती, इतनी शिद्दत कि आप हैसियत हो ना हो, आप 50 लाख रुपए का बॉन्ड ले लीजिए, अगर 50 लाख उसे वाकईन देने पड़ जाए तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, हो सकता वो भी पूरे ना कर पाए। उसका जो ट्रैक्टर है टूटा फूटा, वो 2 लाख में भी नहीं जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल। कहाँ से देगा वो ये पैसे? और आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। इसी तरह के सर्वे पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एक टीम गांव में पहुंची, उसमें पुलिस वाले भी थे और भी थे, और वहाँ प्रधान के यहाँ जिस तरह से होता है, प्रधान ने बुला लिया और उनको चाय वाय पिलाई गई। तो एक लड़का जो पानी लेकर आया था पुलिस वालों के लिए, उससे पुलिस वालों ने नाम पूछ लिया कि तेरा नाम क्या है। उसने बता दिया, बेचारे ने, वो पानी पिला रहा है। 2-3 दिन के बाद उसके नाम भी नोटिस आ गया और वो 14 साल का लड़का स्कूल में पढ़ रहा है अभी।
हाँ, मतलब वो नाम किसी भी तरह से हाथ लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जी, तो फंसाने का। सबसे ज़्यादा सीतापुर, यूपी में जो सीतापुर है और आजमगढ़ है, वहाँ किसानों के खिलाफ ये नोटिस जारी किए गए। तो उसके खिलाफ अदालत में पहुँचे लोग, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अफसरान को सख्त फटकार लगाई और उनसे पूछा कि आखिर किस कानून के तहत आपने ये किया। उनके पास कोई जवाब नहीं है। सवाल ये है कि अदालतें इस तरह के मामलात में अफसरों से सख्त किस्म के सवाल करके उन्हें सज़ा क्यों नहीं देती, जब वो कानून के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे हैं और खुले तौर पे पता है अदालतों को कि ना कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है ये और ना कानून के, तो उन्हें सज़ाएं क्यों नहीं देती। तो चूँकि अफसरों को सज़ाएं नहीं मिलती, इसलिए हुकूमतें भी जो है वो सर चढ़ के अदालतों के आदेशों की अवमानना कर रही हैं। अफसरों को एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे पीछे सरकार है, बचा लेगी। जैसे पुलिस का भी होता है। पुलिस के कितने केसेस होते हैं जिसमें बेगुनाह लोग छूटते हैं 10-10 साल बाद, लेकिन उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्या वो शहरी नहीं है इस मुल्क के? बिल्कुल। क्या लोगों को इंसाफ देना सरकार का काम नहीं है, या इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनना जो है वो तो एक खुद गैर कानूनी काम है। अच्छा, और कुछ दूसरे स्टेट्स का क्या हाल है? आपने यूपी का तो आपने बताया। देखिए, गुजरात में भी यही हाल है, कर्नाटक में यही हाल है। कर्नाटक में तो यहाँ तक हो रहा है कि हाई कोर्ट के इन आदेशों के बावजूद कि सरकार पॉलिटिशियंस के ऊपर से कोई भी क्रिमिनल केस यूं ही ऑर्डर पास करके वापस नहीं ले सकती। और हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस की बेंच ने, जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्हें आदेश जारी किया है कि अपना दिमाग लगाएं और सरकार के कहने पर ना जाएं। अगर सरकार ने किसी पॉलिटिशियन से कोई क्रिमिनल केस वापस लेने का फैसला किया है तो आप खुद केस की मेरिट पर जाएं। और इसी तरह मजिस्ट्रेट्स और जजों को भी कहा गया है कि आप आंख बंद करके उसको ख़त्म ना कर दें केसेस को। मगर उसके बावजूद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 63 से ज़्यादा केसेस वापस ले लिए गए हैं। तो अब कल ही ये कौन से स्टेट में? कर्नाटक। हाँ। तो कल ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसका सख्त संज्ञान लिया है और कर्नाटक हुकूमत को एक सख्त नोटिस जारी करके कहा कि हमें डिटेल बताई जाए कि हमारे आदेशों के बावजूद आपने ऐसा क्यों किया। और ये क्रिमिनल केसेस हैं 302, 307। अच्छा, ये स्टेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी, ये सब बीजेपी वाले हैं। हाँ। कर्नाटक भी बीजेपी का है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में यही हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो जो लव जिहाद कानून पास किया गया है वो यूपी से डबल किया गया है। यानी डबल से मुराद ये है कि अगर यूपी ने किसी मामले में 50,000 का जुर्माना लगाया है तो मध्य प्रदेश ने उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है, सज़ा डबल कर दी है। इस 1 लाख जुर्माना। हाँ। इसी तरह अगर सज़ा 2 साल की यूपी में है तो मध्य प्रदेश में 4 साल की कर दी गई है। यानी कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन हो रहा है, मतलब मुसलमान को सताने में कंपटीशन। और ये शायद ये सारे ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो किसी ऐसी कोशिश में है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्हें कोई स्पेस मिल जाए। ये कंपटीशन करके आरएसएस को खुश करके या सिस्टम को खुश करके या अपने अंधभक्तों को खुश करके कि हम मुसलमानों को ज़्यादा सता सकते हैं। हालांकि कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में कहा है कि लव जिहाद जैसा कोई कानून बनाने की हमारा कोई इरादा नहीं है। सवाल यह है कि आप बनाए ना बनाए, स्टेट्स में तो सब जगह बन रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है, और आप क्यों नहीं उन स्टेट गवर्नमेंट्स को जो आप ही की पार्टी की हैं, उन्हें क्यों नहीं आप रोकते? तो लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर को बनाने की ज़रूरत क्या है? ये तो धूल झोंकने जैसी बात हुई। तो बहरहाल अब आपने कहा, एक मैं और बताता हूँ आपको। तबलीगी जमात का जो इशू है, यानी मीडिया ने जो ट्रायल किया था, मीडिया ट्रायल तबलीगी जमात के ख़िलाफ़, वो आपको याद ही होगा, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है। कब से चल रहा है? अप्रैल 2020 से। और सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मरतबा सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई है कि आप जो हलफनामा दाखिल कर रहे हैं बार बार, वो इंतहाई बोगस किस्म का है। लेकिन चीफ जस्टिस के बार बार डांटने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वकील हैं वो वेग किस्म का हलफनामा दाखिल करते हैं। अभी जो लेटेस्ट अभी 3-4 दिन पहले हुआ है, फिर वही हुआ है और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी, नाराज़गी जाहिर की। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका कोई अंत है, कोई लिमिट है? मेरे ख्याल में सरकारें अब बेहिस हो गई हैं और उन्हें पता है
कि अदालतों से उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त स्ट्रक्चर पास होने से रहे, और होंगे भी तो क्या हो जाएगा। नहीं, देखिए एक दूसरा पहलू है इसमें, सरकारें बेहिस हो गई, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू, क्या अदालतें भी बेहिस हो गई, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराती अपने। अब मैं आपको बता दूं कि सहाफ़ियों पर कतरन लगाने की कोशिश हो रही है। किसानों के मुजाहरे में आपने देख लिया कि आज़ाद सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कितनी मुश्किलों से उनको ज़मानत मिली। लेकिन ये बात भी ठीक है कि वो जो मनदीप पुनिया है जिसको अदालत ने ज़मानत दी, तो अदालत ने जितने पॉइंट्स लिखे वो गौर करने के लायक हैं, उनमें सख्त फटकार लगाई गई है पुलिस को। आपको एक इशू और बता दूं, चूँकि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं तो पूरे मुल्क को पता चलना चाहिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में जो मशरक़ी दिल्ली में राइट्स हुए थे उसको 1 साल होने वाला है 25 फरवरी को। बिल्कुल। वहाँ आपको याद होगा कि 4-5 मुस्लिम नौजवान जो अधमरे से हो गए थे और जिनको दंगाइयों ने मारा पीटा था और ज़ख्मी थे, पानी मांग रहे थे पुलिस वालों से, लेकिन पुलिस वाले उनके मुंह पे डंडा मार के और ये कह रहे थे कि वंदे मातरम गा के दिखाओ। उन पुलिस वालों को दिल्ली पुलिस 1 साल हो गया है, अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। अदालत ने अभी 3 दिन पहले फटकार लगाई कि आखिर क्यों नहीं आप ढूंढ पा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस ने कहा है कि साहब वो मिल नहीं पा रहे हैं। जो ड्यूटी पर थे वो मिलने के भैया वो रजिस्टर देखो, रोस्टर देखो, इलाके के डीसीपी से पूछो उस वक्त वहाँ किसकी ड्यूटी थी, बीट कांस्टेबल कौन था, इन्वेस्टिगेट करो, एक से सवाल करो, ऑफिसर कौन था। अगर खुदा न खास्ता उसकी तो फॉरेंसिक टेस्ट हो सकता है। उस वीडियो में मुझे याद है पुलिस वाले की तस्वीर तो नहीं आ रही लेकिन आवाज़ आ रही है। देखिए मामला अगर उल्टा होता तो अभी तक पकड़ा गया होता। मिसाल के तौर पर ये जो मनदीप पुनिया का इशू है, इसमें जो अदालत ने ज़मानत दी है उसमें अदालत ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही है कि ये मनदीप पुनिया विक्टिम को या गवाहों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है जब कंप्लेनेंट भी पुलिस है, विक्टिम भी पुलिस है, गवाह भी पुलिस है। तो यहाँ भी यही मामला है कि चूँकि यहाँ जुल्म जो है पुलिस ने किया है, यहाँ नहीं ढूंढ पा रही है। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कितने अफसोस की बात है। जामिया में जो वायलेंस हुआ, जिस आदमी एक की आंख फोड़ दी गई, एक की टांग तोड़ दी गई, हाई कोर्ट में केस है कि साहब हमें कंपनसेशन दिलवाइए। सब पुलिस ने कैमरे तोड़ दिए, यानी सबूत के साथ छेड़छाड़ जो है वो एक बाकायदा एक तो अभी तक उनका नहीं पता चल पा रहा है। तो अर्नब गोस्वामी का केस आपके सामने है, आज हमारा वो इशू नहीं है। लेकिन 500 पेजेस पर अर्नब गोस्वामी और जो बार्क का सीईओ था उसके दरमियान जो चैटिंग हुई है, वो चैटिंग इतनी ख़तरनाक है, 500 पेजेस पर इतनी ख़तरनाक है कि उसमें 10 इशू बनते हैं और 10 मुकदमे आज तक अर्नब गोस्वामी पर हो जाने चाहिए थे। और अर्नब गोस्वामी की जगह अगर कोई रवीश कुमार होता तो अभी तक तो फांसी पे चढ़ा दिया गया होता, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो बहुत अफसोस की बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब तकरीर करते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि किसान और हुकूमत के दरमियान सिर्फ एक कॉल का फासला है, एक फ़ोन कॉल का फासला है। लेकिन जो किसानों और आम लोगों के दरमियान जो फासले किए जा रहे हैं पैदा, वो इतने ख़तरनाक हैं कि लगता नहीं है कि एक फ़ोन कॉल के फासले पे किसानों और हुकूमत में बातचीत हो जाएगी। तो हमें लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके सारे मिनिस्टर, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनका ऑफिस, पुलिस वाले, अफसरान, हुकूमतें। तो प्राइम मिनिस्टर को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बेशक बहुत ही देखिए वदूद सईद साहब, आपने कई अहम इश्यूज़, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से लव जिहाद वाले मामले में एफिडेविट नहीं दे रही, दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो है वो फरवरी 2020 के उसमें जो पुलिस वालों ने ज़्यादतियाँ की थी, हत्ता के लोगों को मारा तक था, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं आगे बढ़ रही। और कई बीजेपी की सरकारें जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात वगैरह शामिल हैं, वो अदालतों की बात नहीं सुन रही। एक दूसरा पहलू जो मैंने बताया कि ये सिर्फ सरकारों की तरफ से ही कमी और कमज़ोरी नहीं है, बल्कि अदालतों की तरफ से भी है। अदालत भी उसको एक तरह से उसे नॉर्मल की तरह से बिहेव करने लगी है। ये बहरहाल मुल्क के सियासी हालात ऐसे हैं जिसमें हमें अजीब अजीब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं।
हम इस बात की कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि ये मुल्क फिर से सही रास्ते पर चले और नफ़रत ना हो, किसी से भी द्वेष ना हो और सभी लोग एक साथ मिलकर के चलें। और जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनको कमज़ोर होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा होना चाहिए। और जिस तरह से किसानों का आंदोलन उसको किस किस तरह से पेश किया जा रहा है, वो हमारे भाई हैं। और किसान का पैदा किया हुआ अनाज हम अगर एक 24 घंटे भी अगर हमें रोटी ना मिले, खाना ना मिले, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो दूभर हो जाएगी। उस पर भी सरकार को हमदर्दी से गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, मसाइल को हल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।